पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाटियान और बाकी जूजिंग टावर के पास आ चुके होते हैं। जूजिंग टावर के अंदर जिसकी भी जितनी ज्यादा कल्टीवेशन पावर होगी वो उसी हिसाब के फ्लोर पे जाकर रह पाएगा। तब वहाँ पर मूफई नाम की एक लड़की आती है जो कि एल्डर को बुरा भला कहते हुए ये कह रही थी कि तुम तो अभी पिछले 10 सालों से अपना 4 स्टार अल्केमिस्ट नहीं पूरा कर पाए। अगर तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें जूजिंग टावर के अच्छे फ्लोर पे जाने दूंगी। लेकिन बाटियान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो तो अब सीधा जूजिंग टावर के टॉप फ्लोर पे ही जाना पसंद करने वाला है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रिसेप्शनिस्ट बाटियान से कहती है, देखो बाटियान, यहाँ पर ना 9th फ्लोर पर जाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम यहाँ पर पैसों के बदले 9th फ्लोर पर नहीं रह सकते। जिस पर बाटियान कहता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं जूजिंग टावर का सबसे हार्ड वाला टेस्ट पूरा कर लूँ तो उसके बदले तो मैं 9th फ्लोर पे रह सकता हूँ ना। इसलिए मुझे ले चलो वहाँ पर जहाँ पर जूजिंग टावर का सबसे हार्ड वाला टेस्ट होता है। जितना भी मुश्किल होगा और उसे पूरा करने में मुझे जिस तरह के भी खतरे आएंगे वो सब मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जूजिंग टावर के टॉप फ्लोर पर तो जाकर रहूंगा ही रहूंगा। मूफई वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से कह रही थी कि अगर यहाँ पर बाटियान हार्ड वाले टेस्ट को देकर मरना ही चाहता है तो ठीक है, तुम ले जाओ उसे वहाँ पर जहाँ पर टेस्ट होने वाला है। बाटियान मूफई से कह रहा था, अरे बूढ़ी डायन, तू जैसा सोच रही है ना वैसा मैं बच्चा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तेरा खड़े खड़े बैंड बजा दूंगा, तुझे इसके बारे में खबर तक नहीं होगी। मूफई का जो साथी था वहाँ पर कह रहा था, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे मास्टर के बारे में इस तरह की बातें करने की? जिंदा रहने से मन भर गया है क्या तेरा? लेकिन बाटियान एक ही अटैक में उसे वहाँ पर चुप करा देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कोई एल्डर वगैरह लग रहा था। वो इस पूरे के पूरे जूजिंग टावर का ग्रेट एल्डर होता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कह रही होती है, ग्रेट एल्डर यही बाटियान है जो यहाँ का सबसे हार्ड वाला टेस्ट पूरा करना चाहता है ताकि उसके बदले वो 9th फ्लोर पर जा सके। वो एल्डर वहाँ पर बाटियान से कह रहा था, बच्चे देख, मैं तुझे यहाँ पर एक बार फिर से वार्न कर रहा हूँ, अगर अभी भी चाहता है तो अपना फैसला बदल ले, वरना आगे चलकर तुझे परेशानी जरूर होने वाली है। लेकिन बाटियान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो ग्रेट एल्डर से कह रहा होता है, देखो मेरे पास ये दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल है। अगर मैं यहाँ का हाईएस्ट वाला टेस्ट हार गया ना तो उसको हारने के बदले मैं ये दोनों पिल आपको गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। क्या कहते हो? अब तो मानते हो ना मुझे वहाँ पर टेस्ट में ले जाने के लिए? ग्रेट एल्डर तो उन दोनों पिल को देखकर दंग रह गया था कि आखिर इस बाटियान का बैकग्राउंड है तो है क्या? इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिल को रिफाइन करना ही बच्चों का खेल नहीं है। और इसके पास देखो एक नहीं बल्कि दो इतनी हाई लेवल की पिल है। इसलिए वो बाटियान से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा जहाँ पर टेस्ट होता है। इसलिए बाटियान वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। उसके जाने के बाद मूफई भी अपने साथी के साथ बाटियान का पीछा करना शुरू कर देती है ताकि देख सके कि असल में बाटियान इस टेस्ट को पूरा कर भी पाता है या फिर नहीं। अब ग्रेट एल्डर बाटियान और बाकी सारे लोगों को किसी अलग ही मिस्टीरियस जगह पर ले आते हैं जहाँ पर ही बाटियान का टेस्ट होने वाला है। वहाँ पर आने के बाद ग्रेट एल्डर जो होते हैं बाटियान से कह रहे थे, देखो यहाँ पर ना 108 ये फायर बॉल है, तो मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे 108 फायर बॉल की पावर को एक साथ कंट्रोल करना है। अगर तुमने सारी की सारी फायर की पावर को कंट्रोल कर लिया तो मैं तुम्हें खुद इनवाइट करूंगा 9th फ्लोर पर और तुम्हें यहाँ से 9th फ्लोर पर ले जाऊंगा। बाटियान को तो ये चीज देखकर जरा से भी घबराहट नहीं होती, बल्कि वो तो और ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस तरह की फायर को कंट्रोल करना बहुत ही आसान काम था उसके लिए। उसने इस तरह की फायर को पहले भी कंट्रोल किया था, लेकिन हाँ ये था कि वो 108 फायर को एक साथ पहले कभी भी नहीं कंट्रोल किया था। 8 से 10 तक को वो एक साथ कर चुका है लेकिन 108 को कभी नहीं किया उसने। लेकिन फिर भी बाटियान घबराता नहीं और बीच में आने के बाद वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर जितनी भी फायर होती है उन सभी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करते हुए जितनी भी फायर हो रही थी वो सभी की सभी बाटियान के कंट्रोल में आने लगती है और उन सभी फायर को कंट्रोल करते हुए बाटियान खुद के अंदर ही उसकी पावर को एब्सॉर्ब करते जा रहा था। वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये बाटियान यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 108 फायर को इतनी आसानी के साथ कैसे कंट्रोल कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये मामूली सा बच्चा इतने खतरनाक फायर को एक साथ कंट्रोल कर सके। जूजिंग टावर का सबसे टफ वाला टेस्ट ये तो बच्चों की तरह पूरा कर रहा है। सभी के पसीने छूट गए थे। वो तो अब सभी बाटियान से घबरा रहे होते हैं कि नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। बाटियान सभी की बातों को इग्नोर करके अपना फायर को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि आधे से ज्यादा फायर उसके कंट्रोल में आ चुकी है। बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसके बाद वो पूरी की पूरी फायर को बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर कंट्रोल कर जाएगा। और उसके कुछ ही सेकंड बाद वहाँ पर बाटियान ने पूरी 108 फायर को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद वो ग्रेट एल्डर से कह रहा होता है, ग्रेट एल्डर क्या मैंने ये टेस्ट पूरा किया या अभी भी कुछ बाकी है? ग्रेट एल्डर भागते हुए बाटियान के पास आता है और उसे कहता है, सीनियर मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको
कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हमने और इस जूजिंग टावर के जितने भी लोगों ने आपको कुछ भी कहा उसके लिए मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप बेफिक्र यहाँ पर जूजिंग टावर के 9th फ्लोर पर रह सकते हैं। मैं खुद आपको यहाँ से 9th फ्लोर पर लेकर चलता हूँ। जिस पर बातियन कहता है अगर आप मेरी इतनी ही ज्यादा बात सुन रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मूफई और उसके जितने भी चेले चपाटे हैं उन सभी को जूजिंग टावर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। मैं इन लोगों को एक पल भी इस टावर के अंदर देखना नहीं चाहता। ग्रेट एल्डर बातियन से कहते ठीक है सीनियर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अभी इन दोनों को यहाँ से निकाल कर बाहर ही फेंक देता हूँ। इसके बाद बातियन एल्डर और जैस्मिन के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रेट एल्डर मूफई से कह रहे थे खड़ी क्या हो, तुम भी जा सकती हो यहाँ से। मूफई को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी कोई हद नहीं होती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, उसे तो अब जाना ही पड़ेगा। अब बातियन और बाकी सारे लोग वहाँ से 9th फ्लोर पर आ जाते हैं, जो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई थी। वहाँ पर आने के बाद एल्डर जो होते हैं बातियन से कहते हैं बातियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने आज यहाँ पर मेरी इज्जत बचा ली। अगर तुम नहीं होते ना तो न जाने मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता। बातियन वहाँ पर एल्डर से कह रहा होता है कि मैंने आपको देखा, मुझे पता चला है कि आपकी जो ना वेन्स है वो कुछ डैमेज हो चुकी है। वही डैमेज वेन आपको प्रॉब्लम दे रही है ब्रेक थ्रू करने में, जिसकी वजह से ही आप पिछले 10 सालों में 4 स्टार एल्केमिस्ट नहीं बन सके। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? जिस पर एल्डर बताते हैं हाँ बातियन तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। कुछ साल पहले जब मेरे मास्टर ने मुझे पर्पल फायर स्पिरिट दी थी तो उसे पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसी पर्पल फायर स्पिरिट की पावर को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लग गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पर्पल फायर स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होगी। उसे रिफाइन करने के चक्कर में ही मेरी इंटरनल कई सारी वेन्स जो थी वो डैमेज हो गई और उसी दिन के बाद से मैं आज तक के कभी भी अपना ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाया। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि आखिर मैंने पर्पल फायर स्पिरिट को उस दिन हाथ ही क्यों लगाया था। बातियन कहता है नहीं एल्डर ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपने आइस जेड लिक्विड के बारे में सुना है? उम्मीद है कि आपने इसके बारे में सुना ही होगा। जिस पर एल्डर बताते हैं हाँ बातियन तुम सच कह रहे हो, मैंने आइस जेड लिक्विड के बारे में सुना है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड है जो कि किसी भी तरह की चोटों को ठीक कर सकता है, चाहे वो चोट कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। आइस जेड लिक्विड उसे ठीक करने के लायक है। लेकिन आज तक के पता नहीं चल पाया कि आइस जेड लिक्विड दुनिया के किस कोने में जाकर छुपा हुआ है। बहुत लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन किसी के भी हाथ आज तक के वो लग ही नहीं पाया। बातियन वहाँ पर एल्डर से कहता है एल्डर देखो आप यहाँ पर मेरी एक छोटी सी शर्त मानते हैं ना, तो उसके बदले मैं आपको ना रेसिपी लिख कर दे दूंगा आइस जेड लिक्विड बनाने की, उसके बाद आप उसे आसानी से बना लोगे। वो मेरी छोटी सी शर्त ये है कि अभी मुझे ना बहुत ही जरूरी काम से मेडिसिन वैली जाना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं मेडिसिन वैली में रहूंगा ना तब तक आप मेरी बहन का और मेरे फादर का अच्छे से ख्याल रखना, चाहे कुछ भी मुसीबत क्यों ना आ जाए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप ये छोटी सी मेरी शर्त मान लेंगे। एल्डर कहते हैं बातियन तुम बिल्कुल बेफिक्र जाओ, जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांसें बाकी है ना तब तक मैं तुम्हारी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर बातियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जैस्मिन उन दोनों को बुला रही थी कि जल्दी इधर आओ, देखो यहाँ पर कितना अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो इस खाने पे टूट पड़ूंगी। इसलिए सभी वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। उसी के साथ साथ बातियन ने आइस जेड लिक्विड का वहाँ पर रेसिपी बनाकर एल्डर को दे दिया था ताकि वो इंग्रेडिएंट्स मंगाकर जितने भी तरीके इसमें लिखे हैं उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आइस जेड लिक्विड बना सकते हैं, जो लिक्विड एल्डर की डैमेज वेन को ठीक करने में मदद करेगा। लेकिन बातियन ने ये भी कहा होता है कि किसी को भी इसकी रेसिपी मत देना वरना ये लीक भी हो सकती है, जिस पर एल्डर मान जाते हैं। उसके बाद बातियन जैस्मिन को लेकर बाहर घूमने के लिए आ जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन जो था वो बातियन के साथ ही रहेगा क्योंकि इसे ग्रेट एल्डर ने ही भेजा होता है ताकि बातियन को इस पूरे के पूरे सिटी के अंदर किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे कहीं पे भी जाना हो, तो वो ओल्ड मैन का यही काम है बातियन की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना। बातियन ओल्ड मैन से कह रहा था ठीक है आप यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाओ, मैं कुछ देर में यहाँ पर रिटर्न आ जाऊंगा। इसके बाद बातियन जैस्मिन के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जैस्मिन को तो बाजार की बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वो बातियन को घसीटते हुए अलग अलग दुकानों पर ले जा रही होती है ताकि जो भी चीज उसे पसंद आए बातियन वो उसके लिए खरीद दे। लेकिन ऐसे जब मस्ती करते हुए वो आगे बढ़ रही होती है तो सामने जो दो खड़े हुए डिसाइपल थे उनसे वो टकरा जाती है। उसके टकराने की वजह से तो वो दोनों डिसाइपल वहाँ पर कह रहे थे कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि किस तरह से चला जाता है, देखो हमसे टकरा कर ना तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम लोग अब यहाँ से अपनी जान बचाकर जाना चाहते हो तो हमारे सामने 3 बार झुककर हमसे माफी मांगो। हमारा आज मूड अच्छा है तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वरना समझ लेना कि तुम्हारा अंजाम आखिर आगे चलकर क्या हो सकता है। जो सुनकर बातियन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि जो चीज वो हाथ में पकड़कर खा रहा था वही फेंक कर उन दोनों को मारना शुरू कर देता है कि आखिर इन बचकानों की हिम्मत कैसे हुई
उससे इस तरह से बात करने की। लेकिन ये देखकर तो उन डिसाइपल में से जो एक लड़की थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाटियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी ताकि वो उसकी जान ले सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।